प्रिय छात्र बंधुओं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हमारी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद। तहे दिल से आप सभी छात्र बंधुओं को मेरा प्यार। मैं आज सर्वप्रथम 75वीं गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ और 76वीं स्थापना दिवस पर मैं एक रोचक विषय रखने जा रहा हूं। वह है महिला सशक्तिकरण। और मैं समझता हूं आपको बहुत आनंद आएगा और आप कहीं न कहीं सोचने पर विवश हो जाएंगे कि सर ने महिला सशक्तिकरण के सफलताओं और इसके कमियों को बहुत ही सही ढंग से परोसा और रखा। उसके बाद मैं आपको 15 प्रश्नों के सेट भाग 23 में रखूंगा और पुनः उनके उत्तर आपको दिए जाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आत्मबल प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसका संबंध है महिला सशक्तिकरण से। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी विराजमान होती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभियान तो 19वीं सदी में ही आरंभ हो गया था। महिला सशक्तिकरण का अग्रदूत जनक पितामह स्वामी दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे सामाजिक शुद्धिकरण के लिए, सामाजिक कुरीतियों के अंत के लिए। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए दयानंद इंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किए थे। मकसद था नारी शिक्षा, और नारी शिक्षा से ही नारी उत्थान और जगत उत्थान संभव है। उत्तरोत्तर आजाद भारत में जितनी भी सरकारें आई और उन सरकारों को उस समय के तत्कालिक परिस्थितियों में जो अच्छा लगा, उन सभी ने अपने अपने ओर से नारी उत्थान की दिशा में साहसिक कार्य करता गया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वर्तमान भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने रिसोर्सेज से, अपने अपने साधनों से नारी उत्थान की दिशा में बहुत साहसिक कार्य किए जा रहे हैं। इनके लिए मैं भारत सरकार सहित राज्य सरकारों को अभिनंदन करता हूं, उनका सत सत नमन करता हूं। हमारे विशेष रूप से बिहार राज्य में नारी उत्थान का अग्रदूत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2005 से मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारी उत्थान की दिशा में सतत प्रयत्न कार्य किए जाते रहे हैं। इनके द्वारा विद्यालयों में बच्चियों की 100% उपस्थिति के लिए बहुत ही रोचक कार्य और योजनाएं चलाए गए। 2010 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब आरंभ किया गया ताकि अधिक से अधिक बच्चियां विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर सके और अपने घर परिवार राज्य के साथ राष्ट्र का नाम रोशन करे। और उनका यह दीर्घ सोच, भविष्य के सोच आज कारगर सिद्ध हो रहे हैं और हमारी बच्चियां विद्यालय जा रही हैं। और इन्हें देखकर बहुत सारी राज्य सरकारें भी योजना बालिकाओं के लिए चला रखी है। परंतु मैं ये कहूँगा, इससे नारी उत्थान नहीं हुआ है। अभी ये प्रतीक मात्र है, अभी आगे और करना बाकी है। बहुत जोर शोर से आगे करना होगा। हम देखते हैं नारी जब तक सबल नहीं होगी
तब तक कोई भी कार्य समाज का आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं नारी सशक्तिकरण में जो कमियां अब तक रही हैं उन कमियों को गिनाने जा रहा हूं। नारी सशक्तिकरण की सबसे पहली कमियां हैं पारिवारिक जीवन में नारियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना। अभी भी हम कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चियों को लंबी शिक्षा में देने में संकुचित हो रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने से कहीं न कहीं कोई आड़ लेकर के उन्हें रोक रहे हैं। साथ साथ नारी शिक्षा के लिए 4 बातें जरूरी है। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है और सर्वांगीण विकास के लिए 4 बातों का होना महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है शिक्षक, दूसरी बात है शिष्य, तीसरी बात है अभिभावक और चौथी बातें हैं सरकार। और सरकारें ये चारों तत्व जो है जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे तब तक नारी उत्थान के मार्ग को 100% हम हासिल नहीं कर सकेंगे। हम प्रतीक मात का उदाहरण दे करके, इंदिरा गांधी का उदाहरण दे करके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का उदाहरण दे करके, द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण दे करके, पीटी उषा का उदाहरण दे करके, साइना नेहवाल का उदाहरण दे करके, एनसी का उदाहरण दे करके हम बच नहीं सकते। आज 75वीं गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, नारी उत्थान के लिए सच्चा संकल्प यही होगा कि आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप किसी भी प्रकार के अपने विवाद में, चाहे सड़कों पर विवाद हो या परिवार में विवाद हो या सदन में विवाद हो या विधानसभा में विवाद हो, नारी के लिए कहे जाने वाले अपशब्द ज्यादातर तो सबसे दिल को दुख तब पहुंचता है जब आपका निजी विवाद होता है और उसमें मां बहन जैसे गालियों को घसीट करके लाते हैं। आज संकल्प लीजिए कि नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहला वचन यह देने का कोशिश कीजिए कि हम किसी को भी मां बहन लगा करके अपशब्द गालियां नहीं पढ़ेंगे। लोकसभा में किसी महिला को सुर्खनखा नहीं कहेंगे। विधानसभा में किसी महिला के बारे में अपशब्द टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सार्वजनिक जीवन से लेकर के निजी जीवन में महिलाओं को नहीं घसीटेंगे जब उन्हें देवी तुल्य आप मानते हैं। और विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियों से हमारा यह आग्रह है कि मान्यवर आप ये कहते रहे हैं कि नारी के लिए हम बहुत सारे पैकेज ला रहे हैं। नारी को 2500, 1500, 3000 देना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि उन्हें 3000, 2500 आप दे रहे हैं और उनके घर के पुरुष ही बेरोजगार रहे हैं, तो नारियों के पास क्या वो पैसा रहने देंगे? क्या नहीं रहने देंगे सर। उनके पैसे वो यूज करेंगे। नारियां तब जाकर के आपसे नहीं कहेंगी। और हम भी माता बहनों से कहना चाहेंगे, इस प्रकार की सत्ता सुख प्राप्ति के लिए अगर कोई भी पार्टियां, नेता आपको लालच देने के लिए आते हैं कि मैं आपके लिए स्कीम रखा हूं, आप हमें पसंद करें, आप उनसे कहें नम्र निवेदन होकर के कि आप हमें 3000 मत दीजिए, मेरे पति का, मेरे ससुर का, मेरे देवर का, मेरे पुत्र का, मेरे पास पड़ोस का प्रबंध कीजिए रोजगार का, मैं ही आपको 3000 दूंगा, मैं ही आपको 2500 रुपया दूंगी। ये होनी चाहिए। और इस प्रकार से छलावेपूर्ण निर्णय ना करें। अच्छे काम कर रहे हैं सभी सरकारें और अच्छे ही कार्य करें। महिलाओं को बरगलाने की कोशिश ना करें। गणतंत्र दिवस का अंतिम शपथ यही हम कहूंगा कि आप सभी लीजिए कि महिला लगा करके, विशेष रूप से मां बहन लगा करके गालियां मत पढ़िए, जो कि शिक्षण संस्थानों से लेके, अधिकारी वर्गों से लेके, नेताओं से लेके सर्वसाधारण अशिक्षित मुंह में आया जब मां लगा के पढ़ दिया गाली तब। धन्यवाद। अब मैं आपको भाग 23 के 15 प्रश्नों को रखने जा रहा हूं और उनके उत्तर मैं आपको दूंगा। आप सभी छात्र बंधुओं का पुनः हमारे जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं प्रश्न 1 रखने जा रहा हूं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रलेखन और नियमित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में किसकी सहायता ली जाती है? प्रश्न नंबर 2,
गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल किसने कब खोजा? प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 6, कोलार तथा हट्टी की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 7, पन्ना का खान किस बहुमूल्य वस्तु के लिए जाना जाता है? प्रश्न नंबर 8, विधि के समक्ष समानता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 9, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 10, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण कौन है? प्रश्न नंबर 11, साधारण नमक गीला क्यों होता है? प्रश्न नंबर 12, विटामिन का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 13, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? प्रश्न नंबर 14, भारत की गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? और अंतिम 15 नंबर का प्रश्न है, गार्डियन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? अब मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 2, ट्रिटिकम एस्टिवम। प्रश्न नंबर 3, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। प्रश्न नंबर 4, 563 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 5, शारावती नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, सोना के लिए। प्रश्न नंबर 7, हीरा के लिए। प्रश्न नंबर 8, 14वें अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 9, चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 9, चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 10, साबुन। प्रश्न नंबर 11, मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के कारण। प्रश्न नंबर 12, फंक। प्रश्न नंबर 13, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 14, राव। और अंतिम 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है लंदन से। धन्यवाद।